हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की बिहाई बुक से एक बहुत ही प्यारी सी कविता, और इस कविता का नाम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी नॉर्थलैंड की एक पौराणिक कथा। दोस्तों, इस पोम के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी कहानी बताई गई है। अब ये कहानी कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कविता जो है एक बहुत बड़ा मैसेज देकर जाती है। दोस्तों, इस पोम को लिखा है फीबी कैरी ने, और ये पोम जो है एक बैलेड फॉर्म में लिखी हुई है। अब बैलेड किसे कहते हैं दोस्तों? जब किसी स्टोरी को स्टैंजा में डिवाइड कर कर एक गीत के रूप में लिखा जाता है तो उसे बैलेड कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो कविता है, ये जो पोम है, इसे बैलेड फॉर्म में लिखा है। इसके पोइट हैं फीबी कैरी, और बहुत ही बड़ा मैसेज ये कविता देती है। तो आज के इस वीडियो में इस पोम की डिटेल एक्सप्लेनेशन, इस पोम की समरी, इस पोम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस पोम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है, सभी कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आजीजाना मुफलिसाना दरखास्त है मेरी आपसे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और देखते हैं स्पॉम की एक्सप्लेनेशन क्या है, समरी क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं, कौन कौन सी इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो जैसा कि पोम का नाम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की जो है, नॉर्थ पोल का जो एरिया है, वहां की एक पौराणिक कथा है, उसके बारे में इस पोम में बताया गया है, ठीक है। इसलिए लिखा है फीबी कैरी। This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. और इस कहानी में, इस पोम में, इस कविता के अंदर एक पौराणिक कथा का जिक्र किया गया है, जिसमें एक बूढ़ी महिला है जो अपने लालच के कारण एक संत महात्मा को, एक संत को क्या कर देती है, क्रोधित कर देती है। और उस क्रोध के कारण वो संत महात्मा जो है उस महिला को श्राप दे देते हैं, और उनके श्राप के कारण वो महिला एक कटफोड़वा बन जाती है। तो यही कुछ इस पोम में बताया गया है कहानी के माध्यम से। तो देख लेते हैं इस पोम की एक्सप्लेनेशन क्या है। जब आप एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से पूरी सुन लेंगे तो इजीली आप इस पूरी पोएम को समझ पाएंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। यानी फर्स्ट स्टेंजा में पॉइंट बता रहा है, यानी नॉर्थ जो है, नॉर्थ पोल के बारे में बता रहा है, उस एरिया के बारे में बता रहा है, उस क्षेत्र के बारे में बता रहा है कि वहाँ पर दूर दूर जब नॉर्थलैंड में क्या होता है, वहाँ पर दिन बहुत छोटे होते हैं, वहाँ पर दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत बड़ी होती हैं। इतनी बड़ी होती हैं कि पूरी रात आप सोकर नहीं गुजार सकते। यानी एक इंसान कितना सोएगा, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, लेकिन रातें वहाँ पर काफ़ी लंबी होती हैं, तो पूरी रात सोकर नहीं बिताई जा सकती, यानी इंसान अपने आप ही जग जाता है। तो ऐसा कुछ बताया गया। फिर सेकंड स्टेंजा की बात करते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cub in their funny furry claws। और बताया गया वहाँ के बारे में बताया है, नॉर्थलैंड के बारे में बताया है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग जो रेंडियर, एक हिरन जैसा जानवर होता है, उस जानवर को पालते हैं, उसकी गाड़ी, और उससे जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस जानवर का इस्तेमाल करते हैं। वो उसकी गाड़ी जोतते हैं, हार्नेस करते हैं, अपनी गाड़ी को उससे जोड़ लेते हैं, और वो जानवर जो है तेज़ से दौड़ता है, तो वो उसका प्रयोग आने जाने में करते हैं। कहीं पर भी वो जाते हैं तो उस रेंडियर का यूज़ वो करते हैं, ठीक है। स्लेज होती है बर्फ़ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी, ठीक है। और वहाँ के जो बच्चे हैं, वो बच्चे एक तरह जैसे वो, क्योंकि सर्दी काफ़ी ठंडा इलाका है, तो वहाँ पर जो है फर वाले वो कोट वगैरह पहने हुए होते हैं, तो एक तरह से वो भालू के बच्चे जैसे नज़र आते हैं। तो थोड़ा सा सीनेरियो बताया गया है वहाँ के नॉर्थ पोल के बारे में, नॉर्थलैंड के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा में पॉइंट बता रहा है। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। अब पॉइंट आगे बताता है। पहले फर्स्ट टू स्टेंजा में तो पॉइंट ने वहाँ के बारे में बताया कि नॉर्थलैंड में कैसे लोग रहते हैं, क्या वहाँ पर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, कैसा वहाँ पर दिन कितने दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है, ऐसा कुछ फर्स्ट टू स्टेंजा में पॉइंट ने बताया है। अब थर्ड स्टेंजा में पॉइंट कह रहा है कि वहाँ के लोग जो है अपने बच्चों की कहानी सुनाते हैं। बड़ी जिज्ञासु उत्सुक कहानी है, और ये कहानी कितनी सही है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। अगर ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़ा सबक आपको इस कहानी से, इस कविता से मिलेगा, ठीक है। अब आगे क्या होता है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। अब पॉइंट बताता है कि किसी ज़माने में जब संत पीटर, जो संत महात्मा जो थे, वो इस संसार में रहा करते थे, तो वो घूमते फिरते रहते थे, उपदेश देने का वो काम करते थे, जहाँ भी जाते थे वो धार्मिक उपदेश देते थे। तो ऐसे ही सेंट पीटर की बात वो बताते हैं कि जब इस संसार में संत महात्मा रहा करते थे, वो इधर उधर घूमा फिरा करते थे, अपने उपदेश दिया करते थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं
He came to the door of a cottage in traveling round the earth when a little woman was making cakes and baking them on the hearth. hearth, ठीक है। तो क्या होता है, वो एक बार घूमते घूमते एक महिला की कुटिया के पास में जाते हैं, एक महिला के घर के द्वार पर वो जाते हैं। जैसे वो संत महात्मा घूमते फिरते हैं और फिर बाद में उपदेश देते देते एक दिन उनका कहाँ होता है, एक दिन उनका एक महिला के कॉटेज पर जाना होता है, एक कुटिया के पास में उनका जाना होता है। तो वहाँ पर वो महिला जो क्या कर रही होती है, केक बना रही होती है, यानी रोटी बना रही होती है। और अपने चूल्हे, हर्थ मतलब होता है यानी भट्टी भी कह सकते हो आप, या चूल्हे के सामने की जो जगह होती है उसे हर्थ बोलते हैं। तो वहाँ पर वो अपनी रोटियाँ सेक रही थी। अब आगे क्या होता है देख लेते हैं। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her for her store of cakes to give him a single one. अब जो संत महात्मा थे काफ़ी मतलब एकदम पूरे दिन से वो भूखे थे, तो भूख के कारण उनकी हालत जो एकदम बेहोशी सी उनकी हालत हो गई थी, बेहोश से होते हुए जा रहे थे वो, और पूरे दिन उन्होंने व्रत रखा हुआ था और दिन भी पूरा जो है अब ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने उस महिला से कहा कि भाई तुमने जो इतनी केक्स बनाई हुई, इतनी रोटियां बनाई हुई हैं, इसमें से एक रोटी तुम मुझे दे दो, यानी वो उससे रोटी मांगते हैं। अब आगे क्या होता है। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब वो जब महिला से वो रोटी मांगते हैं तो वो महिला जब उन्हें एक छोटी सी रोटी उनके लिए बनाती है, लेकिन जब वो उस रोटी को सेकती है तो वो देखती है कि ये रोटी तो काफ़ी बड़ी बन गई है, यानी काफ़ी लालची औरत थी वो, और वो देखती है ये रोटी तो बड़ी बन गई है और इतनी बड़ी रोटी तो वो संत महात्मा को दे नहीं सकती, है ना। तो वो जब उस रोटी को देने जाते मतलब सेकती है तब उसे पता, वो देखती है कि रोटी जो है काफ़ी बड़ी बन गई है और इतनी बड़ी रोटी वो एक महात्मा को नहीं दे सकती। अब आगे क्या होता है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। तो फिर वो क्या करती है, दोबारा आटा गूंथती है और एक छोटी रोटी बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जब उसे वापस वो पलटती है उस रोटी को तो वो देखती है ये तो पहले से भी बड़ी बन गई है, पहली वाली रोटी से भी बड़ी बन गई है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. बाद में वो क्या करती है, एक छोटा सा टुकड़ा वो लेती है, आटे का छोटा सा टुकड़ा लेती है, फिर उसे रोल करती जाती है, रोल करती है यानी बेलना, रोल करती जाती है और इतना फ्लैट कर लेती है जैसे एक वेफर, एक बिस्कुट होती है, एक तरह की बिस्किट होती है वेफर, तो उसकी तरह वो उसे काफ़ी छोटा सा और काफ़ी पतला सा कर लेती है। लेकिन उस टुकड़े को भी वो उस संत महात्मा को नहीं दे पाती, यानी इतनी वो लालची होती है कि वो छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी उससे उसको नहीं दिया जाता। अब आगे क्या होता है। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. अब वो फिर बाद में अपने आप से ही कहती है कि मैं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि जब मैं खुद रोटी खाती हूँ तब तो मुझे बहुत छोटी लगती है वो, लेकिन मैं जब वही रोटी किसी दूसरे को देती हूँ तो वो रोटी मुझे काफ़ी बड़ी लगती है। और ऐसा सोचकर वो रोटी फिर देने का इरादा कैंसिल कर देती है और रोटी नहीं देती है, और वो उन रोटियों को कहाँ पर, अपने ही घर में सेल्फ पर, ताक पर रख देती है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint. अब ये देखकर, ये नज़रा देखकर, ये माजरा देखकर जो सेंट पीटर थे, जो संत महात्मा थे, वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी भूखे थे और उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी भूख के कारण। एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और ऐसी महिला को देखकर तो कोई भी इंसान क्रोधित हो जाएगा भाई, जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में रोटियां वगैरह है लेकिन फिर भी वो उस संत महात्मा को रोटी नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से क्रोध आना स्वाभाविक था, तो वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। और वो उसे श्राप दे देते हैं कि तुम तो बहुत स्वार्थी हो और तुम इस मानव ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो, यानी तुम इंसान के रूप में रहने के लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, यानी ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, रहने को जगह दी है, खाने को भोजन दिया है, लेकिन तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो, तुम ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करती हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, यानी ईश्वर ने सब कुछ, यानी आपको फायर दी है, आग दी है, रोटियां सेकने के लिए, आपको रहने के लिए मकान दिया है, भूख मिटाने के लिए भोजन दिया है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो क्योंकि तुम बहुत लालची हो, तुम अपनी, यानी तुम किसी को कुछ भी, किसी का भला नहीं कर सकती। तो इस कारण वो जो संत महात्मा थे उसे श्राप दे देते हैं कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम एक ह्यूमन फॉर्म में रह सको। अब आगे क्या होता है। अब श्राप दे देते तो फिर वो क्या बनती है आगे वो देखते हैं।
अब आगे जो है वो कहते हैं, नाउ यू शैल बर्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। तो अब उसे श्राप दे देते हैं कि अब तो एक पक्षी के रूप में अपना जीवन बिताएगी, और जिस तरीके से पक्षी अपना जीवन जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से तू अपना भोजन प्राप्त करेगी। और कैसे भोजन प्राप्त करेगी? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई फूड, यानी सख्त लकड़ी के अंदर तू बोर करके यानी अपनी चोंचे मार मार के तो अपना भोजन जो है प्राप्त करेगी। यानी बहुत कठिन परिश्रम, तुझे बहुत कठिन मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुझे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से वो उसे श्राप दे देते हैं। अब आगे क्या होता है? देन अब सी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड। और संत महात्मा का इतना कहना होता है कि वो जो चिमनी थी जिसमें धुआं निकलता है, उस चिमनी के अंदर से वो अंदर ऊपर चली जाती है बिना कुछ बोले। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर सी वॉज चेंज टू अ वर्ड। और उस चिमनी में से वो एक तरह से कठफोड़वा बनकर निकलती है, एक पक्षी बनकर निकलती है। पक्षी जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है वुडपेकर को हिंदी में कठफोड़वा बोलते हैं, जो अक्सर पेड़ों में अपनी चोंच मारता रहता है अपनी भोजन की तलाश में। तो वो कठफोड़वा बनकर उस चिमनी से बाहर निकलती है। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। और उसके सर पर अभी भी सिंदूरी कलर की जो है, यानी उसने जो पहना हुआ था, वो जब वो रोटियां बना रही थी तो उसके सर पर एक सिंदूरी कलर की कैप थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। अब वो जब वो कठफोड़वा बन जाती है तो वो कैप जो थी सिंदूरी कलर की, वो रंग अभी भी उसके सर पर रहता है, यानी वो रंग वो कलर जो है अभी भी उसके सर पर बाकी रहता है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ अर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। लेकिन बाकी जो भी कपड़े उसने पहने हुए थे वो सभी कपड़े कोयले की तरह एकदम, यानी आग की लपटों में जलकर कोयले की तरह एकदम काले हो जाते हैं। यानी बाकी का जो कलर होता है उस पक्षी का पूरा काला रहता है, और सर जो होता है वो एकदम सिंदूरी कलर का होता है। ठीक है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। और अब कहा जाता है कि जब भी वो गांव में जो स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो देहात में जब स्कूल जाते हैं बच्चे, तो वो जंगल में उस पक्षी को अभी भी देखते हैं, यानी उस महिला को अभी भी देखते हैं। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। जहाँ पर वो महिला आज भी अपनी भोजन की तलाश में पेड़ों के अंदर अपनी चोंच मार मार के अपने भोजन को प्राप्त करती है, यानी भोजन की तलाश में वो अपनी चोंचें पेड़ के अंदर मारती रहती है। तो ऐसी कुछ कहानी थी नॉर्थलैंड में एक प्रचलित कहानी थी, पौराणिक कथा है। तो उस कहानी का इस पोम में जिक्र किया गया है, इसलिए मैंने कहा था कि ये पोम जो है एक बैलेड फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये थी स्टोरी। मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस पोम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई, जो कि इंपॉर्टेंट है। हालांकि लिटरेरी डिवाइस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आज के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस इस पोम में यूज़ हुई है। तो सबसे पहले तो राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम का जैसे मैंने आपको बताया है कि राइम स्कीम किस तरीके से निकालते हैं। तो इस पोम की जो राइम स्कीम है, हर स्टेंजा की राइम स्कीम है ABCB। अब राइम स्कीम किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यही स्टेंजा है, इस स्टेंजा की आपको राइम स्कीम निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट वर्ड की साउंड देखेंगे। जैसे लास्ट वर्ड है स्कूल बॉय, ठीक है, और सेकंड वर्ड है वुड, तो वुड और बॉय में साउंड अलग अलग है, तो बॉय को हम A साउंड दे देंगे, वुड को हम B दे देंगे, ठीक है। जो थर्ड लाइन हमारी वेरी डे, ठीक है, वेरी डे, तो ये साउंड अलग है, तो इसको हम C दे देंगे। लेकिन फूड और वुड सेम है, तो वुड को हमने B दिया था, तो फूड को भी हम B देंगे। तो कुल मिला के इस स्टेंजा की राइम स्कीम हो जाएगी ABCB। ABCB, इस तरीके से इस स्टेंजा की राइम स्कीम हो जाएगी। ऐसे ही राइम स्कीम निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई राइम स्कीम। अब देख लेते हैं दूसरी लिटरेरी डिवाइस इसमें कौन सी यूज हुई है। एलिट्रेशन का मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। यानी एक ही लाइन में जब दो कोई नजदीक पास में कोई वर्ड होते हैं और उनका सेम कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे इसी पोएम में एक लाइन आई है, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। यानी फनी और फरी दोनों में कॉन्सोनेंट साउंड है, स्टार्टिंग में साउंड है ना, और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। अगला हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है रेपिटेशन का मतलब होता है व्हेन वर्ड्स आर रिपीटेड इन ए सेंटेंस टू क्रिएट अ प्लीजिंग और म्यूजिकल इफेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच इज रेपिटेशन। यानी बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति होना। जैसे कि आपकी इस फॉर्म में एक स्टेंजा है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे बाय बोरिंग एंड बाय बोरिंग एंड बाय बोरिंग, तो बार बार एक ही वर्ड रिपीट हुआ है, तो इसे हम रिपीटेशन कह सकते हैं, ठीक है। अगली हमारी जो लिटरेरी डिवाइस है वो ये रही सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, और इसका मतलब होता है अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स कंपैरिजन एंड शोज सिमिलरिटीज बिटवीन टू थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। यानी लाइक और एज का इस्तेमाल करके जब किन्हीं दो चीज़ों की जो समानताएं बताई जाती हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आप अपनी पोएम में देख सकते हैं, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, तो यहाँ पर लाइक का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, कंपेरिजन किया गया बच्चों में और बियर्स
कब, यानी भालू के बच्चों में और बच्चों में, इंसान के बच्चों में एक कंपैरिजन किया गया लाइक का यूज़ करके। तो इजीली आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। अगली हमारी लिटरेरी डिवाइस है एन्जॉयमेंट। एन्जॉयमेंट का मतलब होता है दोस्तों, इसे हिंदी में बोलते हैं अपूर्णान्वय, ठीक है। एन एन्जॉयमेंट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस बियॉन्ड अ लाइन, ब्रेक, कपलेट और स्टेंजा विदाउट एन एक्सपेक्टेड पोज। यानी एन्जॉयमेंट का मतलब सीधे सीधे तौर पे मैं आपको बताऊं तो जब भी कोई स्टेंजा होता है, उस स्टेंजा में अगर एक लाइन, दो लाइन है और बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के वो लाइन कंटिन्यू रहती है, तो उस स्टेंजा में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एन्जॉयमेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, फोर्स इज सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल। अब स्मॉल के बाद में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। बाद में व्हेन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ के बाद में भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। थर्ड लाइन में पंक्चुएशन मार्क दिया गया है, आर या टू लास्ट टू गिव अवे। तो यानी दो लाइनों में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर एन्जॉयमेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। तो कुल मिलाकर ये लिटरेरी डिवाइस इस फॉर्म में यूज हुई है। और इन लिटरेरी डिवाइस पर मैंने बहुत ही आसान भाषा में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं इस फॉर्म की समरी क्या है। बहुत ही आसान भाषा में समरी को मैंने समझाने का प्रयास किया और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस समरी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं समरी क्या है इस पोएम की। तो जैसा कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम कंपोज बाय फीबी कैरी, यानी फीबी कैरी के द्वारा लिखी हुई बहुत प्यारी सी कविता है। इट इज़ द बैलेड, एक बैलेड फॉर्म में लिखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बैलेड वो होती है जब किसी कहानी को स्टेंजा में डिवाइड करके एक गीत के रूप में बताया जाता है, तो उसे हम बैलेड बोलते हैं, ठीक है। द पोएट बिगन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एरिया इन नॉर्थ वेयर द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर वेरी लॉन्ग। अब इस कहानी की जो स्टार्टिंग होती है उसमें नॉर्थ एरिया के बारे में बताया गया है। अब नॉर्थ एरिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ये सभी कंट्रीज नॉर्थ में आते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल के आसपास के जो कंट्रीज होते हैं, आप ये इन कंट्रीज़ को शामिल कर सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो दिन होते हैं बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत बड़ी होती हैं। एज द एरिया इज नियर नॉर्थ पोल सो इट इज़ ऑल्सो कवर्ड विद स्नो। अब जैसे कि उत्तरी ध्रुव पर, ये जो उत्तरी ध्रुव के आसपास का एरिया है, तो वहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ काफ़ी जमी रहती है। पीपल यूज़ रेंडियर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और वहाँ पर लोग जो है अपने यातायात के साधन के रूप में रेंडियर का यूज़ करते हैं। रेंडियर एक तरह से हिरण का जैसा जानवर होता है, ठीक है। एंड चिल्ड्रन लुक लाइक कप्स ऑफ बियर इन देयर फरी क्लॉथ्स, और वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो भालुओं के बच्चों की तरह लगते हैं, क्योंकि सर्दी ठंडा इलाका है, बर्फ़ पड़ती रहती है। तो वहाँ पर लोग जो है फर वाले कपड़े फर वाले कोट जो है वो पहने हुए रहते हैं। तो बच्चे जो है जब वो फर वाले कोट पहने हुए होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई भालू के बच्चे। ऐसा कुछ इस पोएम में बताया गया। अब आगे देखते हैं। देयर इज अ पॉपुलर स्टोरी इन दैट एरिया विच बिगिंस एज वंस देयर वाज ए मैसेंजर ऑफ गॉड सेंट पीटर हु वॉक्ड एवरीवेयर एंड प्रीच्ड। अब जैसा कि इस कहानी में एक स्टोरी बताई गई, और स्टोरी वो इस तरीके से शुरू होती है कि एक बार एक मैसेंजर ऑफ गॉड थे, जिन भगवान के जो दूत थे, जिनका नाम सेंट पीटर था, वो इधर उधर घुमा करते थे, उपदेश देते रहते थे, और वो यानी लोगों को मैसेज देते रहते थे, उपदेश देते रहते थे। व्हेन ही फेल्ट हंग्री, और जब वो उन्हें भूख लगती थी, ही यूज्ड टू कलेक्ट सम केक्स फॉर सेटिस्फाइंग हंगर, तो वो मांग कर यानी रोटियां मांग कर अपना गुजारा कर लेते थे, अपनी भूख को शांत कर लेते थे। अब आगे क्या होता है, एक बार क्या होता है, वन डे वाइल प्रीचिंग, एक बार उपदेश देते हुए, ही रीच टू द कॉटेज ऑफ ए वुमन, वो एक महिला की कुटिया के पास पहुंचते हैं, हु वाज बेकिंग केक्स, और वो रोटियां सेक रही थी। यहाँ केक का मतलब रोटियों से है, तो वो रोटियां सेक रही थी। एज द सेंट वाज हंग्री, अब साधु महात्मा जो थे उनको काफ़ी भूख लगी हुई थी। ही आस्क्ड द वुमन फॉर केक, तो उन्होंने उस महिला से कहा कि मुझे भी कुछ रोटी दे दो। द लेडी स्टार्टेड बेकिंग द केक फॉर हिम, अब महिला जो है साधु महात्मा के लिए रोटी जो है सेकने लगी। सी मेड सेवरल वंस, उसने कई रोटियां सेकी, लेकिन एवरी टाइम द केक वॉज मेड सी फेल्ट दैट इट वॉज टू बिग टू बी गिवन टू अ सेंट, लेकिन हर बार जब भी वो रोटी बनाती तो उसे ऐसा लगता ये रोटी तो काफ़ी बड़ी बन गई है और इतनी बड़ी रोटी एक संत महात्मा को नहीं दी जा सकती, यानी उसका मन नहीं करता था उसे वो रोटी देने को, इतनी वो लालची थी। सी बिकेम मोर एंड मोर ग्रीडी, वो काफ़ी लालची हो गई थी। दिस मेड सेंट पीटर वेरी एंग्री, और उसकी इस हरकत ने उस संत महात्मा को काफ़ी क्रोधित कर दिया, काफ़ी गुस्सा दिला दिया। ही कर्स्ड हर, और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। एंड मेड हर अ वुड पैकर हु हैज़ टू बोर इन हार्ड वुड टू गेट इट्स फूड, और उसे श्राप देकर एक कठफोड़वा बना दिया। अब कठफोड़वा का काम क्या होता है, वो पेड़ों में अपनी चोंच मारता रहता है अपने भोजन को तलाश करने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने उस साधु महात्मा ने उस महिला को श्राप दिया, और श्राप देने के बाद में वो महिला क्या बन गई, एक वुड पैकर बन गई, एक कठफोड़वा बन गई। थर्स द पोएम इम्पार्ट्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज दैट द ग्रीड एंड द ग्रीडी इज ऑलवेज पनिश्ड। तो इस प्रकार इस कविता से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है, और मैसेज ये है कि लालच हो चाहे लालची हो, यानी लालची इंसान हमेशा उसको क्या है, पनिश किया जाता है, हमेशा सजा पाता है। वी शुड बी जेनरस एंड नेवर बी, देख लेते हैं आगे।
ग्रीडी अनलाइक द वुमन इन दिस पोएम, यानी इस पोएम के माध्यम से पोइट कहना चाहता है कि हमें उदार बनना चाहिए और हमें कभी भी उस महिला की तरह लालची नहीं बनना चाहिए। गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, यानी ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, एक आरामदायक जीवन जीने के लिए ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। वी शुड शेयर दीज थिंग्स विद पीपल हु लैक देम, और हमें इन चीज़ों को उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जिनके पास इन चीज़ों की कमी है, यानी मिल बांट कर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ग्रीड लीड्स अ पर्सन टू हिज डूम जस्ट लाइक द वुमन, यानी लालच इंसान को उसके अंत की ओर ले जाता है। जिस तरीके से उस महिला का अंत हुआ, यानी वो एक कटफोड़वे में परिवर्तित हो गई, तो इस तरीके से ये लालच जो है इंसान को उसके अंत तक ले जाता है। द वुमन ओविंग टू हर ग्रीडी नेचर इज कर्स्ड बाय द सेंट एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बर्ड, यानी अपने लालच के कारण ही वो महिला जो है उसे श्राप मिला, और श्राप पाने के कारण वो क्या एक पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई। एनीवन हु इज ग्रीडी, कोई भी इंसान जो लालची है, विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, यानी जो इंसान लालच रखता है, जो इंसान लालची है, निश्चित रूप से उसे अपनी लालच के जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे, अपने लालच के कारण उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये समरी थी, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है ये समरी आपको पसंद भी आई होगी और अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस पोएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईजिली आज के इस वीडियो के बेस पर आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, यानी वो सेंट पीटर जो है उस महिला से क्या मांगा उन्होंने, और उस महिला का क्या रिएक्शन था। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेंट पीटर आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ सिंगल केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, यानी एक रोटी मांगी थी उन्होंने। द लेडी डिड नॉट गिव हिम एनी ऑफ द केक्स बिकॉज दे सीम टू बिग टू बी गिवन, लेकिन उस महिला ने उन्हें रोटी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उसे हर रोटी थी वो काफ़ी बड़ी लग रही थी, और इतनी बड़ी लग रही थी कि वो नहीं चाहती थी कि वो उस रोटी को उस साधु को दे। सो सी मेड अ स्मॉल केक, इसलिए उसने एक छोटी रोटी बनाई, देन स्मॉलर, फिर उससे भी छोटी रोटी बनाई, और बाद में उससे भी छोटी, यानी छोटी से छोटी रोटी वो बनाती गई। लेकिन बट कुड नॉट पार्ट विद एनी बिकॉज सी वॉज वेरी सेल्फिश एंड ग्रीडी, लेकिन वो इतनी लालची थी, इतनी स्वार्थी थी कि वो उस साधु को कुछ भी ना दे सकी। ठीक है, तो इस तरीके से उसका रिएक्शन था। इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैसेज के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम अ लीजन ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी क्या मैसेज है इस कविता का। तो आपको इस तरीके से लिखना है, दिस पोएम टीचेस अस दैट वी शुड बी जनरस एंड नेवर बी ग्रीडी अनलाइक द वुमन इन दिस पोएम, यानी ये पोएम हमें बताती है, हमें पढ़ाती है कि हमें उदार बनना चाहिए, हमें कभी भी उस महिला की तरह लालची नहीं बनना चाहिए। गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, भगवान ने हमें सब कुछ दिया एक आरामदायक जीवन जीने के लिए। वी शुड शेयर दीज थिंग्स विद पीपल हु लैक देम, हमें इन चीज़ों को उन लोगों के साथ साझा करना चाहिए, उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जिनके पास इन चीज़ों की कमी है। ग्रीड लीड्स अ पर्सन टू हिज डूम जस्ट लाइक द वुमन, इंसान को लालच उसके अंत की ओर लेके जाता है। जिस तरीके से उस महिला का अंत हुआ, उसी तरीके से अगर इंसान लालच करेगा तो उसका अंत भी वैसा ही होगा। द वुमन ओविंग टू हर ग्रीडी नेचर, वो महिला अपने लालच के कारण ही इज कर्स्ड बाय द सेंट, उसे श्राप दिया जाता है, एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बर्ड, और वो एक पक्षी में परिवर्तित हो जाती है। एनीवन हु इज ग्रीडी, कोई भी इंसान जो लालची है, विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, उसे निश्चित रूप से यकीनन उसे अपनी जो लालच के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर था। तो कुल मिला के आज के इस वीडियो में इस पोएम की समरी, एक्सप्लेनेशन, लिटरेरी डिवाइसेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कुछ आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इन सभी क्वेश्चंस को, समरी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 9th class. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.